चल रहा है और यहाँ तक कि जो विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल, वह भी इस ट्रेंड को हवा देने का काम कर रहे हैं। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ट्रेंड है वो जिसे आप सेव द लक्षद्वीप के नाम से ये जो ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, इसके पीछे क्या है और यहाँ पर हम इस लक्षद्वीप के ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसके संदर्भ में बात करेंगे। और जो हमारा मुख्य मुद्दा होगा वो होगा इस विवाद का कारण। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत सरकार के जो प्रतिनिधि जो सोशल मीडिया को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, उनके द्वारा कुछ रिफॉर्म किए गए और इस रिफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य है सरकार के तर्क के अनुसार कि जो प्राकृतिक रूप से लक्षद्वीप जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक द्वीपीय क्षेत्र है और इस द्वीपीय क्षेत्र को टूरिज्म का हब बनाने के लिए भारत सरकार ने कुछ रिफॉर्म किए हैं। उस रिफॉर्म को ये कहा जाता है कि विपक्षी दलों ने ये कह के उसका विरोध किया है कि यह लक्षद्वीप की संस्कृति को नष्ट करने में एक बड़ा कुठाराघात साबित होगा और इस रेफरेंस में वहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए विपक्षी दल और वहाँ के कुछ स्थानीय लोग इस रिफॉर्म्स का विरोध कर रहे हैं और वहाँ के जो प्रशासक है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, उनको हटाने की भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये लक्षद्वीप का विवाद क्या था, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ के ज्योग्राफिकल स्टेटस की, यहाँ पर अगर हम ज्योग्राफिकल स्टेटस की बात करें तो भारत के दक्षिणतम भाग में अगर हम बात करें केरल, और इस केरल से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर 400 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में भारत के अधिकार में कुछ द्वीप हैं जिनकी संख्या जनरली सामान्यतः 36 मानी जाती थी, 36 मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये जो संख्या है वह आपके 35 रह गई है। क्या कारण है उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस केरल से लगभग 400 किलोमीटर अरब सागर में यहाँ से दूरी पर कुछ द्वीपीय क्षेत्र हैं और ये जो द्वीपीय क्षेत्र है, ये द्वीपीय क्षेत्र भारत के अधिकार के क्षेत्र में माने जाते हैं और इसे हम कंबाइन रूप में कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो ये नामकरण है, वैसे इस लक्षद्वीप का जो नामकरण है 1973 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। 1973 में ये लक्षद्वीप नामकरण होता था, लेकिन उससे पहले ये कहा जाता है कि इसे अलग अलग द्वीपों के नाम से जाना जाता था। अमीन द्वीप, लक्षद्वीप या मिनिकॉय के नाम से ये प्रचलित थे, इसका नामकरण प्रचलित था। तो अगर हम बात करें तो इस लक्षद्वीप, जिसको मलयालम या संस्कृत भाषा में 1 लाख द्वीपों का समूह के संबोधित किया जाता है, इस लक्षद्वीप के जो उत्तरी बिंदु हैं, इस उत्तरी बिंदु को जनरली अमीनी द्वीप कह के संबोधित किया जाता है, जबकि इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, इस दक्षिणतम बिंदु को यहाँ पर मिनिकॉय कह के संबोधित किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, इस मध्यवर्ती क्षेत्र को लक्षद्वीप कह के संबोधित किया जाता है। तो ये 3 प्रमुख द्वीपों का एक समूह माना जाता है जिसमें अलग अलग द्वीपों की छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर स्थित है। यह जो अरब सागर है, इस अरब सागर का लगभग 78,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है। यानी कि अरब सागर के 78,000 किलोमीटर क्षेत्र पर ये लक्षद्वीप के जो अलग अलग द्वीप हैं वो फैले हुए हैं। लेकिन अगर हम इन द्वीपों के टोटल भौगोलिक एरिया यानी कि इनके भौगोलिक क्षेत्रफल पर डिस्कस करें तो ये जो ओवरऑल ये द्वीप है, इनका कुल क्षेत्रफल आपके 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो यह इनकी स्थिति और इनके क्षेत्रफल के संदर्भ में बात हो गई। दूसरा, अगर हम यहाँ पर द्वीपों के संदर्भ में बात करें तो इस लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते थे और इन 36 द्वीपों में से एक द्वीप जो बंगारम के क्षेत्र में स्थित था, जिसका नाम पैराली फर्स्ट कहा जाता है। इस पैराली फर्स्ट द्वीप अब समुद्र में जलमग्न हो चुका है। वर्तमान में इन द्वीपों की इस वजह से संख्या घटकर 35 रह गई है। इसकी जानकारी जो SD हिदायतुल्लाह है, उनके द्वारा
ये कहा जाता है कि इस पर शोध किया गया, रिसर्च किया गया और यह जानकारी दी गई कि जो एक निर्जन द्वीप था पराली फर्स्ट, वह पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। यानी कि अब लक्षद्वीप की जो संख्या, लक्षद्वीप के अंतर्गत आने वाले जो द्वीपों की संख्या 36 हुआ करती थी, अब वर्तमान में 35 हो गई है। अब ये तो बात आपके यहाँ के द्वीपों की संख्या के संदर्भ में। इन 35 बचे हुए इन 35 द्वीपों में से केवल मात्र 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर आम जनता निवास करती है और शेष जो द्वीप है वह द्वीप पूरी तरीके से निर्जन है। और इन्हीं निर्जन द्वीपों में से एक पिट्टी द्वीप माना जाता है, जो कि पक्षी अभ्यारण्य द्वीप माना जाता है, जो पूरी तरीके से मानव रहित द्वीप है। अब आगे अगर हम बात करें तो इस लक्षद्वीप के अंतर्गत यहाँ पर कैरोल रीफ यानी कि प्रवाल भित्तियाँ, जिन्हें एक तरीके से प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं और एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने में बड़ा योगदान देती हैं। प्रवाल भित्तियों की बड़ी संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त होती है, जो इस लक्षद्वीप में लगभग जो ये कहा जाता है कि 12 प्रकार की प्रवाल भित्तियां हैं और 3 रीफ्स हैं और उसके अलावा 5 जल निमग्न तट है जो तटीय क्षेत्र माने जाते हैं, जो कि टूरिज्म के रेफरेंस में बड़े महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी चीज, यहाँ की मिट्टी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी है वह सैंडी यानी कि रेतीली टाइप की है, लेकिन उस प्रकार की रेतीली नहीं जो रेगिस्तानी है। इस सैंडी जो टाइप की मिट्टी है, ये रेतीली जो मिट्टी है, इसका निर्माण कोरल यानी कि प्रवालों के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। दूसरी चीज अगर मैं एक और हम बात करें, जो पराली फर्स्ट द्वीप था जो अब जल निमग्न हो गया है, ये कहा जाता है कि उसके जल निमग्न होने का कारण इन प्रवाल अपरदन को माना जाता है, यानी कि इन प्रवालों में लगातार अपरदन होने की वजह से वह जल निमग्न हो गया है। तो ये जो प्रवाल है यहाँ के भौगोलिक संसाधन को निर्मित करने में अपना बड़ा योगदान देते हैं और मोस्ट ऑफ यहाँ की जो मिट्टी है वह मिट्टी एक तरीके से बड़ी उपजाऊ मानी जाती है। इसी वजह से भारत सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर 2020 में यहाँ की मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए इस लक्षद्वीप को पूरी तरीके से जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जोन घोषित कर दिया है और इसे पीजीएस के अंडर डाल दिया गया है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे पीजीएस क्या है और एग्रीकल्चर जोन स्थापित करने का क्या उद्देश्य होता है। तो यह यहाँ के भौगोलिक संदर्भ में बात की जाए। अगर यहाँ के टेम्परेचर को लेकर हम बात करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रहता है। अरब सागर से जो मानसूनी तूफान उड़ते हैं और उसमें के द्वारा जो भारत का ये पहला भूभाग होता है जहाँ पर सबसे पहले वर्षा होती है, यानी कि भारत में जलवायु द्वारा मानसून का पहला प्रभाव इस लक्षद्वीप के द्वीपों में माना जाता है। उसके बाद ये केरल को टकराता है। अब यह जो लक्षद्वीप क्षेत्र है, इस लक्षद्वीप के संदर्भ में भी बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वह जनसंख्या को जो निर्धारित किया गया है, यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या आई है वह लगभग 64,429 यहाँ के लोगों की पूरी ओवरऑल जनसंख्या मानी जाती है। और दूसरी संदर्भ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ की जो साक्षरता दर है बड़ी अच्छी मानी जाती है, 91.8% यहाँ की लिटरेसी रेट है। और यह जो लिटरेसी रेट है वो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक या एक उच्च श्रेणी की लिटरेसी रेट मानी जाती है। यहाँ के अगर हम यहाँ के क्षेत्र के यहाँ के निवासियों के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मानी जाती है। यहाँ पर जनजातियों की संख्या के संदर्भ में बताया जाता है कि यहाँ पर 94.8% लोग जनजातीय हैं, यानी कि आदिवासी हैं। और उनमें से सर्वाधिक अगर हम रिलीजियस रूप से इसको डिफाइन करें, यानी कि रिलीजियस रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 96% मुस्लिम कम्युनिटी निवास करती है। 96% यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी निवास करती है। और यहाँ की लैंग्वेज के संदर्भ में अगर हम बात करें, यहाँ की परंपराओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इन लोगों का संपर्क केरल से ज़्यादा रहता है और यहाँ की परंपराएं मालाबार क्षेत्र के साथ जनरली उनके साथ सम्मिलित होती है, यानी कि उनके समान इनकी एक तरीके से परंपराएं मानी जाती है। दूसरा, अगर हम
इस लक्षद्वीप के भाषा को लेकर बात करें तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो भाषा यूज की जाती है वो मलयालम लैंग्वेज होती है, और यहाँ पर महल, कुछ स्थानीय लोग महल नाम की एक लैंग्वेज होती है उसका भी यूज करते हैं। लिपि के रूप में द्विभाषी जो मोस्ट ऑफ मालदीव जैसे कंट्रीज में ज़्यादा चलती है, वहाँ पर इस लिपि का द्विभाषी लिपि का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो यहाँ का ये जो ज्योग्राफिकल स्टैंडर्ड है यहाँ का। अब अगर हम इसके ऐतिहासिक स्टैंडर्ड पर बात करें कि लक्षद्वीप का इतिहास क्या था, लक्षद्वीप के इतिहास को लेकर बात की जाए तो सबसे पहले 1 BC में इस लक्षद्वीप के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, ग्रीक नाविकों ने इनके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में लिखा और ये कहा कि यह क्षेत्र कछुए की खाल के उत्पादन के रूप में। बाद में यहाँ पर अगर हम आगे की बात करें तो संगम काल में यहाँ पर उल्लेख आता है कि संगम काल में यहाँ पर चेरों का शासन स्थापित रहा। संगम काल का एक प्रमुख राजवंश माना जाता है चेर, चोल और जो पांड्य 3 राजवंश हैं, उनमें से जो चेर थे, इन चेरों का इस लक्षद्वीप पर शासन स्थापित हुआ। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुस्लिम धर्म का यहाँ पर प्रभाव स्थापित कैसे हुआ, इसको लेकर इंटरनेट पर अलग अलग कहानियों का उल्लेख किया जाता है। एक कहानी जो सामान्यतः कही जाती है इंटरनेट पर, सोशल साइट्स पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर ये जानकारी मिलती है कि लगभग 7वीं शताब्दी के दौरान एक मुस्लिम संत हुआ करता था जिसका नाम संत अब्दुल साह था। वह मक्का में उसे प्रार्थना के दौरान ये कहा जाता है कि मुस्लिम प्रोफेट मोहम्मद शाह के द्वारा आदेश दिया जाता है कि तुम्हें इन द्वीपीय क्षेत्रों पर जाकर मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और वह व्यक्ति जहाज से जब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से निकलता है, सऊदी अरब से, मक्का से वहाँ से निकलता है, तो वहाँ से निकलने के दौरान उसका जो जहाज है तूफान से टकराकर एक द्वीप पे रुकता है और उस द्वीप का नाम वर्तमान में अमीन द्वीप कहा जाता है। अमीन द्वीप में प्रचार प्रसार कर रहा था, तो अमीन द्वीप के जो हेडमैन थे उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। उसने कुछ समय के लिए मोहलत मांगी और उसी दौरान ये कहा जाता है कि उसने इस द्वीप की निवासी एक महिला को मुस्लिम धर्म में दीक्षित कर लिया और उसके साथ विवाह कर लिया और उसका नाम अमीन द्वीप बीबी रख दिया। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि जब इसकी जानकारी उस हेडमैन को मिलती है तो उसने इसके लिए संत अब्दुल्ला के ऊपर अटैक किया, लेकिन कहा जाता है कि दोनों पति पत्नी वहां से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं और एंड्रोइड जो द्वीप था वहां पर शरण लेते हैं। वहां पर भी प्रारंभ में उनका इसी तरीके से विरोध होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि बाद में संत अब्दुल शाह ने उसे अपने प्रभाव में ले लिया और प्रभाव में लेने के बाद वापस शिफ्ट कर दिया। और इसी संत अब्दुल शाह की एंड्रोइड में एक मजार बनी हुई है जहां पर इंडोनेशिया, मालदीव, यहाँ और श्रीलंका, ब्रह्मा के अनेक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पर आज भी इस क्षेत्र, यहाँ पर इस मजार पर आते हैं। तो यह एक सामान्य इतिहासकार माना जाता है कि इस प्रकार यहाँ पर इस्लाम की, इस लक्षद्वीप के जो द्वीप थे यहाँ पर इस्लाम के का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। बाद में ये कहा जाता है कि कुलशेखरा राजवंश का यहाँ पर 11वीं शताब्दी तक अधिकार रहता है इस लक्षद्वीप के द्वीपों पर। उसके बाद कैलोथ्रिस वंश की एक राजकुमारी थी, उसका विवाह, उसने एक मुस्लिम युवक से विवाह कर लिया और उसके बाद ये कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेशन राज्य स्थापित हो जाता है। धीरे धीरे करके ये कहा जाता है कि कुछ समय के लिए टीपू सुल्तान का भी अधिकार रहा और टीपू सुल्तान के बाद वापस उसी महिला, कैलोथ्रिस वंश की जो महिला थी उसके अधिकार में यह लक्षद्वीप क्षेत्र चला जाता है। और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले यहाँ पर पुर्तगाली भी आए और पुर्तगाली यहाँ के नारियल रेशों के जो व्यापार थे उसको अपना केंद्र बनाते थे और नारियल रेशों का व्यापार ही यह किया करते थे। इसी के तहत अगर हम पहले यूरोपियन को जो इस लक्षद्वीप में आता है उसमें मार्को पोलो का नाम माना जाता है कि मार्को पोलो वो पहला व्यक्ति था जो लक्षद्वीप आया था और उसी ने यहाँ की एक जो अमीन द्वीप का नाम रखा था वह
एक महिला का शासन होने की वजह से इसे एक अमीन द्वीप कहा गया था। तो यह इसका प्रारंभिक इतिहास है। लेकिन बाद में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए इंडियन नेवी को यहाँ पर भेजा और इसे अपने अधिकार में किया। अब एक चीज यहाँ पर यह आती है कि जो लक्षद्वीप था, इस लक्षद्वीप को उस समय जब लक्षद्वीप पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, इसको लेकर अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टेबिलिटी है वह 1956 को होती है। अधिकार तो स्थापित हो जाते हैं, लेकिन भारतीय कानून यहाँ पर 1956 में होता है। और बाद में ये जो अलग अलग द्वीपों के समूह था, इसको 1973 में हमने यहाँ पर इसे लक्षद्वीप नाम कर दिया। तो यह तो बात हुई यहाँ की ऐतिहासिक फैक्ट की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ की प्रशासनिक बॉडी के संदर्भ में। यहाँ की रिप्रेजेंट करने वाला एक लोकसभा सदस्य होता है, यानी कि वह सांसद होता है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की विधायिका नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है जो प्रशासक के द्वारा संचालित होता है। लेकिन यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी की पूरी लक्षद्वीप का, वह लोकसभा सदस्य होता है। लोकसभा सदस्य ये कहा जाता है कि यहाँ से जो शुरुआत से इस क्षेत्र में प्रारंभ में मोहम्मद कोया नाम के पहले सांसद थे। बाद में ये कहा जाता है कि मोहम्मद शहीद लगभग 10 टर्म तक वह यहाँ के सांसद रहे, इसको रिप्रेजेंट किया। और वर्तमान में यहाँ पर मोहम्मद फैजल पीपी जो एनसीपी है, एनसीपी से बिलोंग करते हैं, वह लक्षद्वीप के सांसद हैं। और बाद में लोकसभा सदस्य के बाद यहाँ की इकाई है वो ग्राम पंचायत के संदर्भ में मानी जाती है। ग्राम पंचायत काउंसिल होती है, वार्ड मेंबर्स इस प्रकार होते हैं, तो स्थानीय स्वशासन हो जाता है। मतलब लोकसभा के बाद यहाँ का स्थानीय स्वशासन है। यहाँ पर विधायिका की कोई औचित्य नहीं है, विधायिका की कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये राजनीतिक इनका स्वरूप है। अगर प्रशासनिक रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख और मुखिया होता है प्रशासक, और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ के अगर प्रशासक के संदर्भ में बात करें तो 2020 में दिनेश्वर शर्मा की डेथ के बाद प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो पहले दमन दीव नागर हवेली के प्रशासक हुआ करते थे, उन्हें लक्षद्वीप का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया। और जब से प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ पर आते हैं तो उनके द्वारा एक बड़ा रिफॉर्म किया गया, और इसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान में लक्षद्वीप का विवाद सोशल मीडिया पर बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर प्रशासक होता है, जो यहाँ की कानून निर्माण का एक प्रमुख केंद्र होता है, और इसी के द्वारा यहाँ का शासन पूर्ण रूप से शासन संचालित किया जाता है। प्रशासक के अंदर अगर आगे हम बात करें तो इस लक्षद्वीप के अंदर एक जिला होता है, और ये जो यहाँ पर जिले की संख्या केवल एक मात्र मानी जाती है। और बाद में सब डिवीजन यानी कि उपखंड होते हैं, और इन उपखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी 10 मानी जाती है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिला यहाँ पर एकमात्र एक है, और वर्तमान में यहाँ के जो जिला कलेक्टर है वो असगर अली है, जो यहाँ के प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करते हैं। और उपखंड जो यहाँ पर सब डिवीजन है वो 10 हैं, जहाँ के अलग अलग प्रतिनिधि या अलग अलग अधिकारी होते हैं, जिनकी सहायता से यहाँ पर शासन संचालित किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ की प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई होती है। अगर हम यहाँ की न्यायिक क्षेत्र पर बात करें, न्यायिक संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह जो लक्षद्वीप है वो केरला हाईकोर्ट, केरल उच्च न्यायालय द्वारा शासित होता है। यानी कि अगर हम बात करें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के संदर्भ में, तो विधायिका में इनका कोई विशेष विधायिका के रूप में इनका रिप्रेजेंटेटिव केवल संसद में लोकसभा सदस्य के रूप में होता है, जबकि कार्यपालिका का मुखिया प्रशासक होता है, और न्यायिक रूप से ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो ये तो हमने बात की इसके सामान्य चीज़ों पर, जो एक तरीके से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हो सकती है, यहाँ की प्रशासनिक स्ट्रक्चर हो सकती है, और हिस्टोरिकल फैक्ट के संदर्भ में बात की। अब हम बात